नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज की हमारी गहन चर्चा अमेरिका में कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस यानी सीडीएल, इसके नियमों में जो हालिया बदलाव हुए हैं और साथ ही इमिग्रेशन से जुड़े कुछ अहम पहलुओं पर है। जी। हमारे सामने कुछ समाचार लेख और रिपोर्ट्स हैं। ये बताते हैं कि कैसे कुछ दुखद घटनाओं के बाद नियमों को सख्त किया गया है और कैसे इमिग्रेशन कानूनों को लागू करने का असर लोगों की जिंदगियों पर पड़ रहा है। तो आइए इन स्रोतों का सार निकालते हैं और समझते हैं कि ये नई नियम क्या हैं, इनकी वजह क्या है और इनका बड़ा मतलब क्या निकल रहा है। बिल्कुल। अमेरिका में देखिए, इमिग्रेशन का मुद्दा हमेशा से ही काफी पेचीदा रहा है। हाँ, वो तो है। और आज की बातचीत खास इसलिए है क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे सड़क सुरक्षा जैसी चिंताएं, फिर कानूनों को लागू करने की जरूरत और उन लोगों की हकीकतें जिनके जीवन इन नियमों से बदलते हैं, वो आपस में कैसे टकराती हैं। हम देखेंगे कि कैसे कुछ खास घटनाएं पॉलिसी में बदलाव ला सकती हैं और इसका पूरा ताना-बाना क्या है असल में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उन घटनाओं से शुरू करते हैं जो इन बदलावों की वजह बनी। जी। खबरों के मुताबिक इस साल गैर नागरिक ड्राइवरों से जुड़ी कुछ गंभीर दुर्घटनाएं हुई। हाँ। जिनमें हरजिंदर सिंह और प्रताप सिंह के मामले काफी चर्चा में रहे और इन्हीं हादसों ने अमेरिकी परिवहन विभाग को कदम उठाने पर मजबूर किया, ऐसा लगता है। हाँ, ये वाकई गंभीर मामले थे। पहला हरजिंदर सिंह का मामला, वो भारतीय मूल के हैं। अगस्त 2025 में फ्लोरिडा में उन पर आरोप लगा कि उन्होंने एक अवैध यू टर्न लिया, जिससे उनके ट्रक के ट्रेलर से टकराकर एक मिनी वैन में जो लोग सवार थे, 3 लोग, उनकी मौत हो गई। बहुत दुखद। जी। सिंह कैलिफोर्निया में रहते थे, पर उनका सीडीएल पहले वॉशिंगटन राज्य से बना था और फिर कैलिफोर्निया से भी। अब उन पर हत्या के आरोप है और साथ ही इमिग्रेशन उल्लंघन के भी। अच्छा। और कहा गया है कि सजा पूरी होने के बाद उन्हें देश निकाला दिया जाएगा। और क्या उनकी कंपनी पे भी कोई एक्शन हुआ? हाँ, फ्लोरिडा के जो अधिकारी हैं, उन्होंने सिंह की कंपनी व्हाइट हॉक कैरियर्स को भी कानूनी नोटिस भेजे हैं। उनसे पूछताछ और जानकारी मांगी जा रही है। और ये भी पता चला कि इस हादसे से कुछ महीने पहले ही उन्हें न्यू मैक्सिको में तेज रफ्तार के लिए रोका गया था। अच्छा, तो पहले भी रिकॉर्ड था? जी। और हाल ही में सिंह ने अदालत में खुद को बेकसूर बताया है, नॉट गिल्टी प्ली डाली है। और दूसरा मामला जो था प्रताप सिंह का, वो क्या था? क्या उसमें भी हालात कुछ ऐसे ही थे या कुछ अलग था? प्रताप सिंह का मामला भी दुखद है, पर थोड़ा अलग है। वो भी भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर हैं। उन पर आरोप है कि वे अवैध रूप से अमेरिका आए थे। 2024 में उनकी वजह से कई गाड़ियों की टक्कर हुई, एक पायलअप हुआ। आरोप है कि वे असुरक्षित रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे और ट्रैफिक नियमों का, जैसे कंस्ट्रक्शन जोन वगैरह का, पालन नहीं किया। और इसमें भी कोई हताहत हुआ? इस हादसे में एक 5 साल की बच्ची है, दलीला कोलमैन, उसे बहुत गंभीर चोटें आईं। ऐसी चोटें जो शायद जीवन भर रहेंगी। ओह, बहुत बुरा हुआ। जी। प्रताप सिंह को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है और वे अभी इमिग्रेशन अधिकारियों यानी आईसीई की हिरासत में हैं। अच्छा। और बताया जा रहा है कि वे 2022 में अमेरिका आए थे और उन्हें पिछली सरकार के समय देश में रहने दिया गया था। तो इन हादसों के बाद जाहिर है सरकार की प्रतिक्रिया काफी तेज रही। बिल्कुल। परिवहन सचिव शॉन डफी ने फिर सीडीएल के लिए नए सख्त नियमों का ऐलान कर दिया। जी हाँ, और ये नियम काफी सीधे तौर पर गैर नागरिक ड्राइवरों को प्रभावित करते हैं। क्या हैं ये नियम? अब से सीडीएल यानी कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल पाएगा जिनके पास खास तरह के वीजा हैं। कौन से वीजा? या दूसरे अस्थायी काम या फिर संधि निवेशक के तौर पर आने वालों के लिए होते हैं। तो अब सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट यानी ईएडी का होना, वो जो कार्ड होता है ना, काम करने की इजाजत वाला, हाँ, ईएडी, वो अब सीडीएल पाने के लिए काफी नहीं होगा। लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं कि सिर्फ इन 3 वीजा कैटेगरी को ही क्यों चुना गया? क्या सूत्रों में इसका कोई कारण बताया गया है या ये बस सबसे आसान टारगेट थे? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सूत्र सीधे तौर पर यह नहीं बताते कि सिर्फ यही 3 वीजा क्यों चुने गए। हो सकता है कि ये वीजा श्रेणियां ज्यादातर अस्थायी श्रमिकों से जुड़ी हैं और प्रशासन इन्हें कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी समझता हो। शायद ऐसा हो। हो सकता है। लेकिन एक अहम बात यह है कि ये नियम रेट्रोएक्टिव नहीं है। जिन लोगों के पास पहले से लाइसेंस हैं, उन पर फिलहाल असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये एक राहत की बात है उनके लिए। जी। लेकिन भविष्य में नए लाइसेंस लेना वो मुश्किल हो जाएगा। और परिवहन सचिव सिर्फ नियम बदलकर ही नहीं रुके, उन्होंने राज्यों पर भी उंगली उठाई है। हाँ, बिल्कुल। सचिव डफी ने साफ कहा
कि पहले के नियम ढीले थे और कई राज्य जैसे कैलिफोर्निया, कोलोराडो, पेंसिल्वेनिया, साउथ डकोटा, टेक्सास और वॉशिंगटन वो उन्हें ठीक से लागू नहीं कर रहे थे। ओह, उन्होंने खास तौर पर कैलिफोर्निया की आलोचना की, जहां से हरजिंदर सिंह का लाइसेंस बना था। अच्छा, कैलिफोर्निया। डफी ने यहां तक धमकी दी कि अगर कैलिफोर्निया ने सुधार नहीं किया तो उसे मिलने वाली $160 मिलियन की संघीय मदद रोक दी जाएगी। अरे बाप रे, $160 मिलियन। कैलिफोर्निया का मामला वैसे भी दिलचस्प है, क्योंकि वहां तो 2013 में वो एक कानून आया था, AB 60 है ना? जी, AB 60, जो इमिग्रेशन स्टेटस देखे बिना ड्राइविंग लाइसेंस देने की इजाजत देता है। सही कहा आपने। लेकिन यहाँ एक फर्क समझना जरूरी है। कैलिफोर्निया का जो AB 60 कानून है वो आम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए है। अच्छा, वो कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस यानी CDL के लिए नहीं है। CDL के नियम हमेशा से फेडरल स्तर पर तय होते रहे हैं। ओ मैं समझा। तो डफी की आलोचना सीरियल नियमों को ठीक से लागू ना करने को लेकर थी। बिल्कुल। और यहीं पर यह सवाल भी उठता है कि इन नए सख्त CDL नियमों का असर क्या सिर्फ सुरक्षा तक ही सीमित रहेगा या फिर ट्रक ड्राइवरों की कमी झेल रही इंडस्ट्री और सप्लाई चेन पर भी पड़ेगा, खासकर उन सेक्टर्स में जो H-2B जैसे अस्थायी वीजा धारकों पर निर्भर हैं। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है, कहीं ये सुरक्षा उपाय अनजाने में आर्थिक बाधा ना बन जाए। बिल्कुल। तो ये CDL नियम तो कहानी का एक हिस्सा है, लेकिन जैसा आपने शुरू में इशारा किया था, ये अमेरिका में इमिग्रेशन कानूनों को लागू करने के बड़े मुद्दे से भी जुड़ा है। जी हाँ, खासकर ICE यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट की भूमिका से। दोनों ड्राइवरों के मामले ICE की हिरासत से जुड़े हैं। बिल्कुल। ICE जो है वो अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के तहत काम करने वाली एजेंसी है। उसका मुख्य काम देश के अंदर इमिग्रेशन कानूनों को लागू करना है। इसका मतलब है बिना दस्तावेज वाले लोगों को ढूंढना और देश से बाहर भेजना, खासकर जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या जिनके खिलाफ पहले से देश निकाला का आदेश हो। वे उन कंपनियों पर भी कार्रवाई करते हैं जो जानबूझकर बिना दस्तावेज वाले लोगों को काम पर रखते हैं। अच्छा। एजेंसी का कहना है कि उनका मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है, और प्रताप सिंह और हरजिंदर सिंह दोनों के मामलों में उनके इमिग्रेशन स्टेटस की वजह से ICE शामिल है। और इन सरकारी कार्रवाइयों का एक इंसानी पहलू भी है जो अक्सर विवादों में रहता है। हाँ, हाल ही में हरजीत कौर का मामला सामने आया, जिसने काफी लोगों का ध्यान खींचा। हाँ, हरजीत कौर का मामला इस इंसानी पहलू और नियमों की जटिलता को बखूबी दिखाता है। 73 साल की पंजाबी दादी हरजीत कौर, जो 34 साल से अमेरिका में रह रही थी। 34 साल? जी हाँ, 34 साल। उन्हें हाल ही में देश से निकाल दिया गया। वो 1991 में अपने 2 बेटों के साथ अमेरिका आई थी। तब वो एक अकेली माँ थी। उन्होंने यहाँ एक साड़ियों की दुकान में दर्जी का काम किया, टैक्स भरा, गुरुद्वारे में सेवा की। मतलब एक तरह से वो समुदाय का हिस्सा थी। तो फिर उन्हें निकाला क्यों गया? उन्होंने अमेरिका में शरण यानी असाइलम के लिए अर्जी दी थी, लेकिन वो नामंजूर हो गई थी। अच्छा। उनके खिलाफ देश निकाला का आखिरी आदेश तो असल में 2005 में ही आ गया था। 2005 में? लेकिन अगर आदेश 2005 में आया था तो वो इतने सालों तक, मतलब 2025 तक अमेरिका में कैसे रही हैं? ये समझना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, यही इस मामले की जटिलता है। उनके वकील के मुताबिक पिछले 13 सालों से ज्यादा समय से वो ICE के नियमों का पालन कर रही थीं। अच्छा। वो नियमित रूप से ICE के दफ्तर में हाजिरी लगाती थीं, चेक इन करती थीं और हर साल अपना वर्क परमिट भी रिन्यू कराती रहीं। तो फिर शायद उन्हें भारत से यात्रा के दस्तावेज मिलने में भी कुछ देरी हो रही थी। और देखिए, कभी-कभी व्यावहारिक कारणों से या बदलती सरकारी प्राथमिकताओं के चलते ICE ऐसे मामलों में तुरंत देश निकाला नहीं करती, खासकर अगर व्यक्ति कोई खतरा न हो और नियमों का पालन कर रहा हो। लेकिन 8 सितंबर 2025 को जब वो अपने रूटीन चेक इन के लिए गईं, तो उन्हें अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। ओ, मतलब बिना किसी चेतावनी के? जी, बिल्कुल अचानक। उन्हें फिर कैलिफोर्निया के हिरासत केंद्रों में रखा गया। परिवार ने आरोप लगाया कि वहां उन्हें करीब 2 हफ्ते तक उनकी जरूरी दवाएं, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज है, वो दवाएं ठीक से नहीं मिली। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। बिल्कुल।
फिर 23 सितंबर को उन्हें एक चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली भेज दिया गया। और उनके वकील का क्या कहना है? उनके वकील दीपक अहलूवालिया ने आरोप लगाया कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उनके साथ सख्त बर्ताव हुआ। उन्हें लंबे समय तक जंजीरों में रखा गया और बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दी गईं। परिवार को उनसे ठीक से मिलने या विदा कहने का मौका तक नहीं मिला। ओह, अहलूवालिया ने इसे अमानवीय बताया है। इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही और आईसी ने क्या कहा? कैलिफोर्निया में उनकी हिरासत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। नारे लगे जैसे हमारी दादी को हाथ मत लगाओ। कुछ स्थानीय नेताओं और एक कांग्रेसी ने भी आईसी से अपील की थी कि वे अपने फैसले पर दोबारा सोचें। और आईसी का जवाब? आईसी ने कहा कि हरजीत कौर अपनी सारी कानूनी अपीलें हार चुकी थी और वे सिर्फ अमेरिकी कानून और जज के आदेश का पालन कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि अब और अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा उन पर बर्बाद नहीं किया जाएगा। बर्बाद शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने? जी, सूत्रों के अनुसार यही कहा गया। इस मामले ने इमिग्रेशन अधिकारों के लिए काम करने वाले समूहों के बीच जरूर हलचल मचाई होगी। हाँ बिल्कुल, सिख कॉलिशन जैसे समूहों का कहना है कि ये मामला दिखाता है कि कैसे बढ़ते हुए देश निकाला की कार्रवाइयों का इंसानी चेहरा कितना दर्दनाक हो सकता है। खासकर ट्रंप प्रशासन के दौरान जो सख्ती बढ़ी थी उसके बाद। वे कहते हैं कि ये सिर्फ एक बुजुर्ग महिला की कहानी नहीं है, बल्कि उन हजारों परिवारों पर सिस्टमैटिक क्रूरता की मिसाल है जो दशकों से अमेरिका में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं और समाज का हिस्सा हैं। क्या कोई आंकड़े भी हैं इस बारे में? हाँ, आंकड़े बताते हैं कि 2025 के पहले 7 महीनों में ही 1700 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को अमेरिका से निकाला गया। 1700 से ज्यादा? जी, और इनमें ज्यादातर पंजाब, हरियाणा, गुजरात जैसे राज्यों से थे। ये मामला वाकई सोचने पे मजबूर करता है। 34 साल एक देश में रहना, काम करना, समुदाय का हिस्सा बनना और फिर इस तरह जाना। बिल्कुल, और ये हमें आज की चर्चा के सार पर लाता है कि इन सब का मतलब क्या है। हाँ, तो इन सब का क्या मतलब निकालें हम देख रहे हैं कि एक तरफ सुरक्षा चिंताएं हैं, जैसे सिंह भाइयों के मामलों में हुए हादसे, जी, जिसके चलते सीडीएल जैसे नियमों को सख्त किया जा रहा है। दूसरी तरफ इमिग्रेशन कानूनों को ज्यादा सख्ती से लागू किया जा रहा है, जैसा हरजीत कौर के मामले में देखा। और इसका असर उन लोगों पर भी पड़ रहा है जो सालों से अमेरिका में रह रहे हैं, भले ही उनकी कानूनी स्थिति पूरी तरह साफ ना हो। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी के कई अंदरूनी तनाव सामने आते हैं। जैसे पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा और सड़क सुरक्षा की जरूरत बनाम इंसानी अधिकारों का सम्मान और परिवारों को साथ रखने का आदर्श। ये दोनों चीजें अक्सर टकराती हैं। सही बात है। दूसरा, कानूनों को सख्ती से लागू करने की मांग बनाम उन लोगों का समाज में घुलना मिलना जिन्होंने दशकों से यहाँ अपनी जिंदगी बनाई है। तीसरा, राज्यों के अपने कानून, जैसे कैलिफोर्निया का ड्राइविंग लाइसेंस कानून है और संघीय सरकार के नियम और उनकी प्राथमिकताएं, इनके बीच का टकराव। चौथा, इन कार्रवाइयों का इमिग्रेंट समुदायों पर गहरा असर पड़ता है, डर का माहौल बनता है। हाँ, लोग शायद जरूरी सेवाओं जैसे अस्पताल या स्कूल जाने से भी हिचकिचाएं। बिल्कुल। या पुलिस को अपराध की सूचना देने से भी डरें। और आखिर में ये भी साफ है कि किसे पकड़ना है, किसे छोड़ना है, किसे देश निकाला देना है, ये फैसले कितने राजनीतिक हो सकते हैं। हाँ, सरकार बदलने के साथ प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। ये हाँ, बिल्कुल। तो आज की इस गहरी बातचीत से कुछ मुख्य बातें साफ होती हैं। पहली, अमेरिका में गैर नागरिकों के लिए कमर्शियल ट्रक चलाने के नियम अब पहले से ज्यादा सख्त हो गए हैं। हाँ और इसका सीधा ताल्लुक हाल की कुछ गंभीर सुरक्षा घटनाओं से है। जी। साथ ही इमिग्रेशन कानूनों को लागू करने वाली एजेंसी आइस काफी सक्रिय है और उसकी कार्रवाइयों का लोगों और परिवारों पर बहुत गहरा और अक्सर दर्दनाक असर पड़ रहा है। जैसा हमने हरजिंदर सिंह, प्रताप सिंह और खासकर हरजीत कौर के मामलों में देखा। और ये सब एक बड़ा और मुश्किल सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? देखिए, जिस तरह नए सीडीएल नियम कुछ खास वीजा वालों पर ही फोकस करते हैं और फिर हरजीत कौर जैसे मामलों को देखते हुए जो देश निकाला का आदेश होने के बावजूद सालों तक नियमों का पालन करती रहीं, तो सवाल ये है कि अमेरिका कैसे सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने और उन लोगों के लिए मानवीय रास्ते निकालने के बीच संतुलन बना सकता है जो लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, कानून का पालन करते हैं, अर्थव्यवस्था और समाज में योगदान देते हैं, पर शायद इमिग्रेशन की जो तयशुदा श्रेणियां हैं उनमें फिट नहीं बैठते। हाँ, ये वाकई एक बड़ा सवाल है जी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर नीति बनाने वालों और समाज को गंभीरता से सोचने की जरूरत है।